नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं यूपी टेट के लिए सीडीपी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस नोट्स के द्वारा अपने, जिसमें कि हम सबसे पढ़ने वाले होंगे अधिगमन के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, आपका 2, 3, 4 जुलाई को जो पेपर लगा हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपको अगर ये कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। और देखते हैं पावलोव्स कंडीशनिंग थ्योरी। तो पावलोव्स की जो थ्योरी थी वो थी क्या थी, उसका नाम था कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, ये लर्निंग कंडीशनिंग थ्योरी थी। और ये जो पावलोव की थ्योरी थी, पावलोव ने जो डिस्कवर किया था किसके ऊपर, तो वो डॉग के ऊपर, कुत्ते के ऊपर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। पावलोव कहाँ के रहने वाले थे, ये रशिया के रहने वाले थे। तो याद रखना पावलोव की जो थ्योरी है उसका नाम है कंडीशनिंग थ्योरी। या फिर उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, तो पावलोव्स ने। पावलोव ने किस पर डिस्कशन किया है, तो डॉग के ऊपर। ये कहाँ के रहने वाले हैं, रशिया के। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अगला है थॉर्नडाइक्स। अब ये थॉर्नडाइक्स जो है, इनकी जो थ्योरी का नाम है वो है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी इन्होंने ही दी है। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। थॉर्नडाइक ने जो है वो कैट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, बिल्ली के ऊपर। और थॉर्नडाइक जो है वो अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक, याद करने का तरीका देखो, आप देख सकते हैं कि थॉर्नडाइक, तो ये टी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनकी थ्योरी का नाम भी टी से स्टार्ट होगा। कौन सा है वो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और साथ ही साथ में दूसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। दोनों ही एग्जाम में पूछते हैं, तो याद रखना। और पावलोव्स के लिए डॉग, थॉर्नडाइक के लिए कैट। नेक्स्ट आप देखेंगे स्किनर्स। तो स्किनर है, स्किनर का जो थ्योरी है, ये देखो, ये पावलोव का था लर्निंग कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर का है जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तो ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ने जो अपने परीक्षण किए थे, अपना जो प्रयोग किया था वो किया था किस पर, चूहे पर, रेट पर और पिजन पर। अब देखो मैंने इस तरीके से याद कर रखा है कि रेट मतलब चूहे की जो स्किन होती है बड़ी ज्यादा कैसी होती है, स्किन बहुत अच्छी होती है, चिकनी चिकनी सी। तो जो, अब चूहे से याद रखना है कि चूहे के ऊपर परीक्षण किसने किया है, तो वो स्किनर ने। ठीक है, तो स्किनर भी अमेरिका के आपके रहने वाले हैं, थॉर्नडाइक भी अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक, तो रेट और पिजन दोनों याद रखना दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कोहलर आते हैं। तो कोहलर्स का आपको जो चौथी थ्योरी देखने को मिलेगी। तो कोहलर्स की जो थ्योरी है इसका नाम है इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। क्या नाम है, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। इन्होंने, कोहलर ने बनमानुस के ऊपर अपने प्रयोग किए थे। मंकी, या तो मंकी आ सकता है आपके ऑप्शन में, या फिर बनमानुस चिंपैंजी। तो जो चिंपैंजी है, बनमानुस है, उसका नाम था सुल्तान। इसके ऊपर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। याद रखना कि इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी किसकी है, कॉलर की। कॉलर कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इनके बिना पूरी आप समझ लो कि साइकोलॉजी अधूरी, अगर इनका नाम नहीं पता है तो। ये है जीन पियाजे। तो ये पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं हैं ये किसने दी हैं। तो जितने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैं, ये इन किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं दी थी, इनके चारों अवस्थाओं का नाम है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कौन कौन सा। सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट में है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, तो ये चारों आप याद रखेंगे। तो पहला आप समझिए कि सेंसरी मोटर स्केल, देखो ये क्या है कि इस स्टेज में बच्चे की उम्र जो है वो 0 से 2 साल तक की होती है। और इस समय वो इन्फेंट कहलाता है, बच्चा जो है इन्फेंट होता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि इन्फेंट जो है, इन्फेंट एज वो किससे संबंधित है, ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज से संबंधित है। इन्फेंट में बच्चे की एज क्या होती है, 0 से 2 साल होती है। तो दोनों ही याद रखेंगे इस तरीके से, रिवर्स में भी। या फिर 0 से 2 साल का कोई बच्चा है तो वो किस स्टेज में है, सेंसरी मोटर स्टेज में है, वो कैसा कहलाएगा, इन्फेंट कहलाएगा। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब जिसको बोलते हैं हम, अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या है, ये ईगो सेंट्रिक हो जाता है। ईगो सेंट्रिक मतलब खुद पे ही बहुत ज्यादा सेंटर करने वाला, खुद को, अपने आप को बड़ा समझने वाला कि नहीं नहीं मैं करूंगा सब कुछ। और इसी को ही बोलते हैं इंट्यूटिव एज। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं हम कौन सा दोस्तों, इंट्यूटिव एज। इसमें जो आपको देखने को मिलेगी बच्चे की उम्र, वो 2 से 7 साल तक देखने को मिलेगी। तो 2 से 7 साल तक उम्र होती है वो किस एज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और बच्चा इस समय कैसा रहता है, ईगो सेंट्रिक या फिर इंस्यूटिव। थर्ड नंबर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे की उम्र 7 से 11 साल होती है। और इस उम्र में बच्चा थिंक लॉजिकली, वो लॉजिकली सोचने विचारने की क्षमता रखने लगता है। तो याद रखेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो उम्र है वो है 7 से 11 साल। और इसमें बच्चा अपना थिंक लॉजिकली, लॉजिकली वो सोचने लगता है। फोर्थ नंबर की लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जब बच्चा 12 साल या उससे ज़्यादा उसकी उम्र हो जाए,
तो इस स्टेज को बोलते हैं हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और इस स्टेज में बच्चा जो है वो एडोलेसेंट हो जाता है। तो जीन पियाजे के ये 4 आप संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास की अवस्था याद रखना दोस्तों, ठीक है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ये याद रखेंगे। जो वर्ष हैं इनके 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 12 से आगे बढ़कर। चलिए आगे देखते हैं हम। अब कुछ दोस्तों यहाँ पर प्रमुख सिद्धांत एवं आपको विधियां देखने को मिलेंगी, तो आइए हम जानते हैं प्रमुख सिद्धांत और विधियां को देख लेते हैं इनको। ये पहला आप देख रहे होंगे, ये नैतिक विकास का सिद्धांत है जिसको मॉरल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत ये दिया है आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है। डायरेक्ट याद रखेंगे कि मोरल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट है सामाजिक विकास का सिद्धांत जिसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ पर है बी, ठीक है, विकास, सामाजिक विकास, तो याद रखना यहाँ पर कौन आ जाएंगे? बायोट्स्की, ठीक है, बायगॉट्स्की, इनका नाम याद रखेंगे। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है आपके बायगॉट्स्की ने। थर्ड नंबर है मनोविज्ञान एवं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ये कहलाते हैं विलियम जेम्स, ठीक है। मनोविज्ञान एवं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, छोटा सा वीडियो है तो आपको चीजें आ जाएंगी समझ में। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं ये हैं आपके थॉर्नडाइक, ठीक है। आप याद करने का देखो, आप अगर एजुकेशन लिखते हैं, शिक्षा को इंग्लिश में लिखेंगे तो एजुकेशन आएगा। आप इसमें आता है एजुकेशन, आप पढ़ते हैं ना एडुकेशन, तो डी आता है, तो डी से कनेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं डाइक से, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है वो है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास का सिद्धांत। अभी हमने पीछे देखा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? जीन पियाजे ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि एसआर थ्योरी के जनक, तो एसआर थ्योरी के जनक जो है वो है थॉर्नडाइक। देखो दोनों यहाँ सेम है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी थॉर्नडाइक है और एसआर थ्योरी के जनक भी थॉर्नडाइक है। लेकिन जो आरएस थ्योरी होती है इसके जनक है आपके स्किनर, ठीक है। अगर एस लास्ट में है तो यहाँ एस स्टार्टिंग में है, तो आरएस थ्योरी के जनक है स्किनर, लेकिन एसआर थ्योरी के जनक जो है वो है थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक, ये कौन है? तो मूल प्रवृत्तियां, देखो यहाँ माँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से भी इनके साइंटिस्ट का नाम जो मैकडूगल्स है, ये भी माँ से ही स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने टोटल 14 सिद्धांत दिए हैं मूल प्रवृत्तियों के। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ब्रेल लिपि के जो प्रतिपादक है इनका नाम है लुईस ब्रेल, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रेल, यहाँ पर भी ब्रेल, तो समझ में आ जाता है। लुईस जो ब्रेल थे, इन्होंने 6 बिंदु दिए थे जिसके द्वारा लोग जो अंधे लोग होते हैं वो लोग पढ़ते हैं इन 6 बिंदुओं को ही देख देख कर। और ये जो हम ब्रेल दिवस है ये 4 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगमन का सिद्धांत, तो ये सोशल लर्निंग का जो प्रिंसिपल है अधिगमन। तो देखो यहाँ आ से स्टार्ट हो रहा है अधिगमन, तो यहाँ से आ से अल्बर्ट बंडूरा, तो सामाजिक अधिगमन का सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का सिद्धांत। तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया है चॉम्स्की ने, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। नेक्स्ट है मांग पूर्ति का सिद्धांत, तो देखो यहाँ पर मांग पूर्ति मां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मैस्लो, तो मांग पूर्ति का सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। नेक्स्ट है पुनर्बलन, या फिर हम प्रबलन की बात करते हैं, पुनर्बलन या प्रबलन, ये दिया है आपका C.L. हॉल ने। तो ये सभी साइंटिस्ट के नाम याद रखेंगे क्योंकि इनसे हर एक साल क्वेश्चन बनते हैं आपका, चाहे सीटेट हो या फिर टेट हो। अब देखते हैं हम दोस्तों शिक्षण, एजुकेशनल मेथड एंड इन ये फाउंडर्स, ठीक है। तो जो एजुकेशनल मेथड है और इनके फाउंडर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप, सीडीपी के अंदर है। कौन सा? पहला किंडरगार्टन मेथड। तो जो किंडरगार्टन मेथड है ये किसने दिया है? ये फ्रॉवेल ने दिया है। फ्रॉवेल कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। तो तीनों चीजें याद रखना कि जर्मनी के रहने वाले कौन है? फ्रॉवेल हैं। इन्होंने किस मेथड को दिया है? तो किंडरगार्टन मेथड को। और इन्होंने जो फोकस किया है किंडरगार्टन ने किस चीज पर, कि पहले पढ़ना उसके बाद लिखना। अब देखो याद करने का तरीका यहाँ, क्योंकि मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो जब आप गार्डन में जाते हैं तो क्या करते हैं? किताब लेके तो जाएंगे नहीं, तो बच्चों से कहते हैं ठीक है चलो ऐसा करते हैं पढ़ लेते हैं, खाली कहीं कुछ लिखा है तो बस पढ़ लो, लिख हम घर पे लेंगे बाद में हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक। तो इस तरीके से याद रखो जो किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन आप गार्डन को कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे नाम इनका गार्डन है। तो किंडरगार्टन मेथड जो है वो फ्रॉवेल ने दिया है, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। और अगर आप गार्डन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? पहले पढ़ेंगे, घर पे लिखेंगे आकर। तो पहले पढ़ना बाद में लिखना। अब बात करते हैं कि जो मारिया मोंटेसरी है, तो मोंटेसरी मेथड जो है वो दिया है मारिया मोंटेसरी ने, ठीक है।
याद रखेंगे कि मारिया मोंटेसरी ने जो दिया है वो मोंटेसरी मेथड दिया है। ये इटली की रहने वाली हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि पहले लिखना है उसके बाद पढ़ना है। तो इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होती है बच्चों को ज़्यादातर कि किंडरगार्टन और मोंटेसरी में। तो किंडरगार्टन में जाते हैं तो हम बिना किताब लेके मतलब पहले पढ़ लेते हैं, घर पे आकर लिखेंगे। लेकिन जब आप मोंटेसरी की बात करेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए कि पहले लिखना है उसके बाद पढ़ना है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट मेथड, जिसको हम प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रयोजन विधि जो है ये आपकी विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने दी है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं, विलियम हर्ट किलपैट्रिक। ठीक है, याद रखने का तरीका देखो, प्रोजेक्ट मेथड या प्रैग्मेटिज्म है तो यहाँ पर भी पैट्रिक है। ठीक है, इतना याद रखो बस, प्रोजेक्ट मेथड पैट्रिक, प्रोजेक्ट मेथड पैट्रिक, याद हो जाएगा। क्वेश्चन में देखेंगे आपको ऑप्शन में आंसर अपने आप मिल जाएगा। ये प्रश्नोत्तर विधि जो है वो किसने दी है? ये सुकरात ने। ठीक है, याद रखना, जो प्रश्नोत्तर विधि है ये सुकरात के द्वारा दी गई है। संवाद विधि आपकी प्लेटो की है। आगमन व निगमन विधि जो ये अरस्तु की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगमन व निगमन विधि अरस्तु, संवाद विधि प्लेटो और प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। नेक्स्ट है निर्देशन विधि, ये हर्बर्ट की है, निर्देशन विधि हर्बर्ट। और खेल विधि जो है वो कोल्डवेल कुक ने दी है, खेल विधि। ठीक है, इसको प्ले मेथड बोलते हैं, कोल्डवेल कुक ने। आइए आगे देखते हैं हम। आगे है दोस्तों, देखिए आपके ये है, अब यहाँ से 3 और मेथड दिए गए, इनको भी सीखेंगे, इनके साइंटिस्ट के नाम भी और इनके फुल नेम भी आपको हम बताएंगे। पहला है कि प्रासंगिक अंतर्वेदी परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध है परीक्षण, जिसको टीएटी बोलते हैं। और टीएटी का फुल नेम होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो किसने दिया है? तो ये मार्गन एवं मरे हैं। इन्होंने आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या फिर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट दिया है मार्गन एवं मरे ने। नेक्स्ट है सीएटी, जिसको बोलते हैं चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि बाल अंतर्बोध परीक्षण। ये दिया है आपके ल्यूपोल्ड बेलक ने। ठीक है, अब ये देखो बा से स्टार्ट हो रहा है बाल, तो बाल के लिए भी आप बेलक याद रखो कि बाल अंतर्बोध परीक्षण है ये बेलक ने दिया है, ल्यूपोल्ड बेलक ने। नेक्स्ट है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको आईबीटी बोलते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट, ये हरमन रोरसा ने दी है। तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका इनके, तो रोरसा के लिए रोरसा ने, हरमन रोरसा, और बाल अंतर्बोधि के लिए बेलक। प्रासंगिक तीसरा आएगा, आप लगा लेंगे मार्गन मरे, अगर 2 याद है तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हम बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं यहाँ दिए गए, उनको समझ लेते हैं। देखेंगे ध्यान से कि बुद्धि के जो कुछ सिद्धांत है दोस्तों आपके सामने ये दिए गए हैं। यहाँ पर है एक करण सिद्धांत या एक ही कारक सिद्धांत है, जिसको हम यूनिफैक्टर थ्योरी बोलते हैं। तो यूनिफैक्टर जो प्रिंसिपल है, थ्योरी है, वो किसने दी है? बिने ने। अब याद रखने का तरीका देखो, एक एक करके बीनो। ठीक है, याद रखने के लिए एक एक करके बीनो, तो बिने। ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी? यूनि का मतलब भी एक होता है। ठीक, तो एक कारण जो सिद्धांत है वो दिया है बिने ने। नेक्स्ट है द्विकारक सिद्धांत या फिर बाईफैक्टर थ्योरी, या कभी कभी ट्राईफैक्टर भी लिख के आ जाता है। देखो याद रखने का तरीका क्या है कि हमने 2 या 3 बियर खरीदी। ठीक है, 2-3 बियर खरीदी तो बियर से हो जाएगा आपका स्पीयर। तो जो द्विकारक सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत है ये आपके स्पीयरमैन ने दिया है। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत, जिसको हम मल्टी फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, ये आपकी दी है थॉर्नडाइक ने। अब देखो याद करने का तरीका कि बहु, किसी ने पूछा बहु तुम डाई कर लेती हो, तो बहु से बहुकारक सिद्धांत और डाई से डारक, तो थॉर्नडारक। ठीक है, ये बहुकारक सिद्धांत की। नेक्स्ट है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यानी कि समूह कारक सिद्धांत या फिर ग्रुप तत्व सिद्धांत, ये दिया आपके थर्स्टन ने। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है वो, जिसको त्रिआयामी सिद्धांत 3D आयाम भी बोलते हैं, 3D सिद्धांत भी बोलते हैं, ये दिया है आपके जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया है दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर में जाते ही हमारी बुद्धि खुल जाती है, तो याद रखो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने। ये बहुकारक सिद्धांत था, ये बहुबुद्धि सिद्धांत है। नेक्स्ट है बुद्धि का मापन। तो बुद्धि का मापन कौन करते हैं? बिने। ठीक है, बुद्धि बिने, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि, जो आईक्यू हमारा है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, याद करने की विधि दी है किसने? टर्मन ने। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आईक्यू जो निकालने का तरीका है, आईक्यू याद करने की विधि है, वो किसने दी है? टर्मन ने। इसका फॉर्मूला होता है MA/CA × 100, एग्जाम में पूछा गया है।
तो IQ निकालने का जो तरीका होगा वो होगा मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, जिसको बोलते हैं मेंटल एज अपॉन सी, ठीक है, रियल एज, जिसको बोलते हैं वास्तविक आयु इंटू 100। दोस्तों अब हम कुछ लास्ट में अधिगमन के विकार जान लेते हैं कि क्या क्या अधिगमन के विकार होते हैं। तो जैसे कि डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्थीमिया, डिसमॉर्फिया और अफेजिया। तो इन चारों पांचों के बारे में जरा आप एक बार देख लीजिए। तो डिसलेक्सिया, देखो सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि लेक्सिया, अब ऐसे याद रखो डिसलेक्सिया, लेक्सिया का मतलब होता है लेखन, इधर से देखने में लगता है लेखन, लेकिन ये लेखन पे मत जाओ आप, क्योंकि यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। डिसलेक्सिया, यहां से ला को पकड़ो, एल का मतलब लर्निंग, ठीक है, पढ़ना। तो डिसलेक्सिया क्या है, पठन विकार, पढ़ने से संबंधित है, पठन विकार, जो लोग पढ़ नहीं पाते अच्छे से उनको डिसलेक्सिया विकार होता है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, अब ग्राफिया मतलब किसी चीज को लिखना, लिखने से संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने संबंधी विकार हो जाएगा। नेक्स्ट डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया मतलब आपके कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो गणित संबंधी विकार हुआ। डिस्थीमिया, आप अच्छे से थीमेटिक विचार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा गंभीर तनाव की स्थिति, ठीक है, तो डिस्थीमिया हो गया गंभीर तनाव की स्थिति। नेक्स्ट है डिसमॉर्फिया, मॉर्फिया मॉर्फिज्म में है, भ्रम में है, तो डिसमॉर्फिया हो गया भ्रम की स्थिति, और अफेजिया जो है वो मौखिक रूप से सीखने में समस्या आती है, ठीक है। तो चारों पांच ये आपके 6 दिए गए हैं, टोटल 6 विकार आप याद कर लीजिए। लेक्सिया पढ़ने से संबंधित, ग्राफिया लिखने से, कैलकुलिया कैलकुलस मतलब गणित से, थीमिया आप थीमेटिक विचार नहीं कर पा रहे हैं मतलब गंभीर तनाव की स्थिति में है, डिसमॉर्फिया मॉर्फिज्म है, भ्रम है आपको, और अफेजिया मतलब मौखिक रूप से सीखने में। दोस्तों आपके सामने अब ये लास्ट कुछ 5 परिभाषाएं हैं जहां से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप इनको भी पढ़ लेंगे तो आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी, हमेशा इनसे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे क्रू एंड क्रू है, इनसे तो आना ही है, स्किनर है, ये बिल्कुल पूछने वाले हैं। देखते हैं अधिगमन, अधिगम की परिभाषाएं, ठीक है, अधिगम की आपकी डेफिनेशंस क्या क्या है। पहली है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये किसने कहा है, तो ये गेट्स ने कहा है। किसने, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन है वो किसने कहा है, गेट्स ने। नेक्स्ट है नवीन ज्ञान और नवीन प्रवृत्तियां, अब ये नवीन यहां भी है, नवीन यहां भी है, तो 2 बार बाहर रहा है, ठीक है। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रवृत्तियों से व्यवहार जो परिवर्तन आता है वह कहलाता है अधिगमन कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये किसने दिया, वुडवर्थ ने, ठीक है। तो नवीन नवीन, न्यू न्यू, वुडवर्थ, ठीक है, यहाँ से वुडवर्थ। नेक्स्ट आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का योग अधिगम है, ये किसने कहा है, 3 चीजें हैं देखो, आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का योग जो है वो अधिगम है, ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड, अगर आप फोर्ड गाड़ी ले लेते हैं तो आपके व्यवहार में क्या आ जाता है, परिवर्तन, याद रखेंगे, आपके व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन फोर्ड गाड़ी लेने पर आए। उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है, स्किनर ने। तो उत्तरोत्तर ज्ञान में जो परिवर्तन ही क्या है आपका, अधिगम है, ठीक है, ये कहा है स्किनर ने। तो दोस्तों ये पूरा CDB का नोट्स हुए कंप्लीट जो मैंने आपको दिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करके जाइए, कमेंट करके बताइए। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लेना वहां पर जाकर। थैंक यू, बाय।